हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास की क्लासेस। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में अभी तक हम लोगों ने पुरापाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इससे संबंधित ताम्रपाषाण काल से संबंधित चर्चाएं की थी। ठीक है, और हम लोगों ने ऐसे कई चीजों का अध्ययन किया था जो कि चर्चा का विषय था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपने आगे स्लाइड्स पर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। अरविंद जी, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज और वीडियो ठीक है क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं बेटा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं मेरी आवाज और वीडियो ठीक है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा। क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। चलिए देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे नगर नियोजन की सभ्यता को लेकर के। नगर नियोजन देखेंगे कि आखिर नगर नियोजन क्या था। तो इस सभ्यता की सबसे मेन विशेषता क्या थी? वो थी नगर नियोजन। कौन सी थी मेरे बच्चे? नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। साथ में इस सभ्यता में एक चीज और देखने को मिलती है, वो ये थी कि इसमें दो भागों में विभक्त था यह नगर। कैसा था? ये प्रायः दो भागों में विभक्त होता था। कैसे भागों में? दो भागों में विभक्त था ये। ठीक है, इस नगर की बात करूंगा तो ये दो भागों में विभक्त था। इसमें एक होता था पश्चिमी टीला और एक होता था पूर्वी टीला। कौन सा? पश्चिमी और पूर्वी टीले की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। एक होता था पश्चिमी टीला, दूसरा होता था पूर्वी टीला। साथ में इसमें देखेंगे हम लोग तो इसकी नगर नियोजन में पूर्वी टीला पश्चिमी टीला यहाँ पर मिलता है। पश्चिमी टीला में दुर्ग स्थित होता था, यानी कि दुर्ग होता था, और जहां शासक वर्ग से संबंधित लोग रहते थे, यानी कि जो अपर हाउसेस होते हैं, जो अपर लोग होते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता था। मतलब बड़े अधिकारी यानी कि शासक वर्ग जो रहता था वो कहाँ रहता था? पश्चिमी टीले में।
जबकि पूर्वी टीले में यहाँ पर नागरिक, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक मतलब लोअर चीजें रहती थी, यानी कि जो नीचे के लोग रहते थे वही रहते थे, जैसे कि श्रमिक हो गया और व्यापारी हो गए, कारीगर हो गए, नागरिक हो गए, ये सब किसमें रहते थे, ये सब रहते थे मेरे प्यारे बच्चे नीचे, यानी कि पूर्वी दुर्ग में। ठीक है, पूर्वी टीले की बात कर रहा हूँ। आगे हम लोग यहाँ पे चर्चा का विषय बनाएंगे दुर्ग या नगर, दुर्ग नगर। महत्वपूर्ण प्रशासनिक व सार्वजनिक भवन दुर्ग के भीतर ही होते थे। ठीक है, सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। कैसा होता था मेरे बच्चे, ये एक जो दुर्ग होता था, ये दुर्ग कैसा होता था, ये प्राचीर से घिरा होता था, यानी कि दीवार से घिरा होता था। किससे घिरा होता था, दीवार से घिरा होता था। जबकि पूर्वी टीला जो था वो बेटा किसी चीज से नहीं घिरा होता था, वो सिंपल होता था। ठीक है, जैसे कि कालीबंगा, कालीबंगा में दुर्ग व नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे होते थे। लोथल और सुरकोटदा, ठीक है, लोथल और सुरकोटदा की बात करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रीय रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। तो यहाँ पे प्राचीर और लोथल में यहाँ पर प्राचीर की बात की जा रही है, दुर्ग और नगर की बात की जा रही है। ठीक है, एक बात और यहाँ पर देखने को मिलती है, महत्वपूर्ण बात है, चनहू। ठीक है, चनहू दड़ों में क्या मिलता है, चनहू दड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर जो कि दुर्गीकृत नहीं था, यहाँ पर दुर्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चनहू दड़ो एकमात्र नगर था जहां पर दुर्गीकृत व्यवस्था नहीं थी, ये हम लोगों को देखने को मिलती है इसमें। अब देखिएगा यहाँ पे धोलावीरा की बात करेंगे। धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से बेटा, इस भाग में जो भवन होते थे वो कैसे होते थे, एक मंजिल होती थी, इसके ऊपर दूसरी मंजिल और होती थी, यानी कि द्विमंजिला मकान होते थे। ठीक है, द्विमंजिला मकान होते थे। इसमें भवनों में प्रायः पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसका बेटा, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था इन भवनों में। ठीक है, यदि हम लोग बात करेंगे तो कालीबंगा की, तो कालीबंगा इस क्षेत्र में अपवाद है क्योंकि यहाँ पर बेटा पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, इसमें चर्चा बनाएंगे। चर्चा का विषय क्या है मेरे बच्चे, ये देखेंगे यहाँ पर ईंटों की जुड़ाई इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में होती की जाती थी। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल क्या होती थी वो देख लीजिए आप लोग। पहले यहाँ पर 3 सीधे ईंटें रखते थे, उसके बाद में आधी ईंट, एक ईंट में से क्या करते थे बेटा, एक कुछ इससे तोड़ लेते थे, कुछ सीधे में, कुछ इस तरीके से फंसा लेते थे। हम लोगों के भी आज भी मिलती है। जब क्या करते हैं बेटा, ये क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है। इन ईंटों का आकार कैसा होता था, तो 4x2x1 का होता था। ठीक है, यानी कि 4 लंबाई होती थी, 2 चौड़ाई होती थी और 1 ऊंचाई होती थी। ये हम लोगों को इसमें कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, भवन के कोने में एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। एल आकार की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर भवन के कोने में किया जाता था, यानी कि कैसी ईंटें होती थी वो बेटा इस तरीके की ईंटें होती थी। समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार मैसेज करके बता दें सभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एल आकार की ईंट होती थी, ये एल आकार आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कॉर्नर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब बात करेंगे नालियों की जुड़ाई में। तो नालियों की जुड़ाई में जिप्सम का तथा मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार में, बृहद जो स्नानागार होता था उसमें बिटुमिनस का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है मेरे बच्चे, बिटुमिनस का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा बेटा, जिप्सम और बिटुमिनस का प्रयोग होता है। ठीक है, संतोष जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, क्योंकि आज मेरी क्लास थोड़ी सी एक और रख दी गई है, मतलब आज अभी रेगुलर लगातार 3 क्लासेस है मेरी। एक थी 6 से 7 बजे तक, पॉलिटी की थी क्लास वो। ठीक है, और फिर 7:30 से 8:30 रखी गई है क्लास मेरी। ये भी रेगुलर क्लासेस में है, फ्री सेशन में है क्लासेस भी। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की है। एंशिएंट हिस्ट्री की एक और क्लास मेरी 8:30 बजे से होनी है। ठीक है, 8:30 से 9:30। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, 8:30 से 9:30 ये भी क्लासेस होनी है। ओके, समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखेंगे यहाँ पर चन्हू दड़ों से हम लोगों को शतरंज, सबसे पहले सड़कों की शतरंज की दिशा चेसबोर्ड की तरह व्यवस्थित होती थी। चेसबोर्ड कैसा होता है मेरे बच्चे, इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें 64 खाने होते हैं बेटा। कितने खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं। सड़कों की पक्की सड़कें ऐसी मिलती थी जो कि कैसी होती थी, चेसबोर्ड की तरह होती थी। अगला है चन्हू दड़ों से पक्की मिट्टी के पाइप वाली नाली क्या मिलती है बेटा, क्या मिलती है हम लोगों को, नाली मिलती है। और नाली पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।
निकालने में आसान होगा सर PDF A4 साइज में दीजिएगा। हाँ बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहले मुझे टीम से बात करना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पर A4 साइज में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा बच्चे। ओके ठीक है, स्लाइड थीम लाइट डार्क, ओके कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके चलिए बेटा, अब देखेंगे चरमू दरों से पक्की मिट्टी के पाइपलाइन वाली नाली मिलती है बेटा। इन नालियों पर सबसे अच्छी विशेषता पता है क्या थी? आज हम लोग देखते हैं अपनी नालियों को, तो इन नालियों में क्या होता है मेरे बच्चे, नालियों में गंदगी कूड़ा करकट जो है बाहर चला जाता है। यहाँ पर क्या होता था, जैसे ये नालियां हैं, इन नाली के ऊपर जालीदार क्या रखी रहती थी बेटा, जालीदार एक क्या रखी रहती थी, यहाँ पर जाली रखी रहती थी, इसमें जाली होती थी पतली पतली सी, इसमें पानी जा सकता था, लेकिन कूड़ा कचरा क्या होता था मेरे बच्चे, उसके लिए एक चेंबर बनाया जाता, उस चेंबर में इकट्ठा हो जाता था कूड़ा कचरा। ठीक है, तो ये सब किसमें दिखाया जा रहा है बेटा, हड़प्पा सभ्यता में ये भी दिखाई देखने को मिलता है। अगला है कालीबंगा में क्या मिलता है मेरे बच्चे, कालीबंगा में यहाँ पर लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके बेटे, लकड़ी की, लड़की नहीं बेटा सॉरी, लकड़ी है ना, लकड़ी, माफी चाहता हूँ बेटा, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं बेटा, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं लकड़ी की नाली के। अब देखेंगे बेटा यहाँ पर खिड़कियों के साक्ष्य प्राप्त होंगे, वो भी कहां से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से खिड़कियों के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं बेटा। ठीक है, चलिए भाई अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का जीवन कैसा था वो देखते हैं, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा है वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जो जीवन रहा है वो थोड़ा सा विवादित रहा है। वो कैसे, यहाँ के एक वैज्ञानिक हैं स्टुअर्ट पिगट, क्या नाम है, स्टुअर्ट पिगट साहब। स्टुअर्ट पिगट साहब कहते हैं कि हड़प्पा राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य था। कैसा था, सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य था, जो कि पुरोहित वर्ग संचालित करता था। जिससे कौन करता था बेटा, पुरोहित वर्ग। पुरोहित कौन होते बेटा, जो कि क्या करते थे, पूजा पाठ पर विश्वास करते थे, पुरोहित वर्ग। ठीक है, ये इन पर केंद्रित था, और यही क्या करते थे बेटा, ये निरंकुश थे, और इन्हीं के आधार पर क्या होता था बेटा, केंद्रीकृत समाज के आधार पर लिया गया है। फिर कहते हैं स्टुअर्ट पिगट साहब कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा गया है। क्या कहा गया है, जुड़वा राजधानियां। वही एक और वैज्ञानिक है A.L. बाथम, क्या नाम है बेटा, A.L. बाथम। ये हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय मानी है इन्होंने। क्या मैं कैसी मानी है, धर्मतंत्री, यानी कि धर्म के आधार पर इन्होंने बताया है। ठीक है, और कहा गया है पुरोहित वर्ग का शासन यहाँ पर जरूर रहा होगा। ठीक है, ऐसा ये भी लिखते हैं A.L. बाथम साहब भी। अगला देखते हैं, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक प्रस्तर मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। एक और वैज्ञानिक मिलते हैं हम लोगों को, हंटर। क्या मिलते हैं, इतिहासकार हैं हंटर। क्या नाम मिलता है हम लोगों को, हंटर बेटा। हंटर साहब कहते हैं मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर कैसा था, जनतात्मक, जनतंत्रात्मक था। यानी कि ये थोड़ा सा इन दोनों से अलग मतभेद रखते हैं। ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन कैसा था, राजतंत्रात्मक न होते हुए कैसा था, जनतंत्रात्मक। मैकी महोदय कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन किसके हाथ में था, तो एक प्रतिनिधि कोई होता था उसके हाथ में होता था। यानी कि जैसे आपने यहाँ पे भी प्रतिनिधि होते हैं ना, हमारे यहाँ पे भी प्रतिनिधि कौन होता है हमारा, वो होता है जैसे जिला है कोई, तो उसका प्रतिनिधि कौन होगा मेरे बच्चे, विधायक होगा। ठीक है, विधायक होता है, लोकसभा का, लोकसभा की जिसने सीट निकाली थी, लोकसभा का मेंबर होगा बेटा। ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये मेके साहब कहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन कैसा रहा होगा, ये प्रतिनिधि के हाथों में जरूर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे बताएं एक बार कि टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, जल्दी से मुझे बताएं एक बार। टेलीग्राम पर कौन कौन से विद्यार्थी जुड़े हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें बेटा एक बार। में आप जुड़े हैं अरविंद जी, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी के विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़े हैं क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें बेटा एक बार, जल्दी से कमेंट करके बता दें आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए फिर कहते हैं अगले व्यक्ति हैं पोसेल। पोसेल ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता नगर परिषद यानी कि नगर पालिका का शासन स्वीकार किया गया है। यानी कि पोसेल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर पालिका का भी एक क्या रहा होगा, योगदान रहा होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, नगर पालिका का भी
एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि यह मत सर्वाधिक स्वीकृत माना गया है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में रहा है। किसके हाथों में? वर्णिक वर्ग के हाथों में रहा है बेटा। ठीक है, किसके हाथों में रहा है? वर्णिक वर्ग के हाथों में रहा है बेटा। ओके, अगला फैक्ट पढ़ते हैं, सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता के समाज में भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कॉकेशियन, मंगोलाइड एवं अल्पाइन प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखेंगे इनमें सबसे प्रथम जनजाति प्रजाति कौन सी पाई गई है? तो वो पाई गई है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। कौन सी पाई गई है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और जबकि सबसे सर्वाधिक प्रजाति के लोग कौन से थे? तो भूमध्य सागरीय थे मेरे बच्चे। कौन से थे? भूमध्य प्रजाति। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, इस सभ्यता में नीग्रो प्रजाति नहीं पाई जाती है। कैसी प्रजाति मेरे बच्चे? नीग्रो प्रजाति नहीं पाई गई है। कैसी प्रजाति? नीग्रो प्रजाति नहीं पाई गई है। समाज में 4 प्रमुख वर्ग थे। कौन कौन से थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कौन सा एक और हम लोगों को कौन सा है? और कुलीन वर्ग। ठीक है, ये कौन कौन से? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और कुलीन वर्ग, ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे बेटा चनहूदड़ों से। यहाँ पर एक और फैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, चनहूदड़ों से हम लोगों को लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं मेरे बच्चे। किसके प्रमाण मिले हैं? लिपस्टिक के। ठीक है, लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हम लोगों को चनहूदड़ों से। ठीक है, अब देखेंगे इत्र व काजल हड़प्पा से, काजल धोलावीरा से मिट्टी का कंघा। क्या मिला है मेरे बच्चे? धोलावीरा से मिट्टी का कंघा, यानी कि हड़प्पा के लोगों के बाल भी जरूर होते होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ धोलावीरा से क्या मिले हैं? मिट्टी का कंघा प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से बालों का पिन मिला है बेटा। ठीक है, क्या मिला है? बालों का पिन मिला है, जिसे मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। ठीक है, कोई बच्ची होगी तो बताएगी बेटा। बालों का पिन प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बालों का पिन प्राप्त होता है। और चांदी की चूड़ियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है मेरे बच्चे? चांदी की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, फिर देखेंगे चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी कांसे की नर्तकी, आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी। इसे डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है बेटा। ये रही आप लोगों के सामने दिख रही होगी। ठीक है, ये है कांसे की नर्तकी। ठीक है, जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है? डांसिंग गर्ल कहा है। क्या कहा है? जॉन मार्शल साहब इसे डांसिंग गर्ल की संज्ञा देते हैं। तथा एक आदिवासी स्त्री माना है। क्या कहा है? यह जरूर एक कैसी रही होगी? आदिवासी स्त्री रही होगी। कैसी रही होगी? आदिवासी स्त्री रही होगी मेरे बच्चे। ठीक है, आगे देखेंगे इस सभ्यता को लोग शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। कैसे होते थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप के होते थे इस सभ्यता के लोग। मोहनजोदड़ो से ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कैसे बेटा? मलेरिया के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तथा कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा फैक्ट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, इस पर चर्चा करेंगे भाई। कैसा था मेरे बच्चे? जल्दी से ध्यान देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी। किसके आसपास विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के आसपास विकसित हुई थी। अतः यहाँ की कृषि कैसी थी? विकसित अवस्था में थी। कैसी थी? विकसित अवस्था में थी। ठीक है, कृषि कैसी होगी? विकसित अवस्था में होगी। कृषि अवशेषों को, अन्नागारों को सुरक्षित रखा जाता था बेटा। कृषि अवशेषों को, यानी कि कृषि यानी कि जैसे कि गेहूं, बाजरा, मान लीजिए गेहूं, बाजरा, चावल, इनको किस में रखा जाता था? चावल को किस में रखा जाता था? इनको रखा जाता था विशाल विशाल अन्नागार में। ठीक है, अन्नागार आप लोगों के यहाँ पे घर पे भी होती होंगी, कुछ कोठरीज होती होंगी, कोठरी सी बनी होती होंगी, जिनमें क्या किया जाता होगा? अन्न को सुरक्षित रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अन्न को सुरक्षित रखा जाता है वहां पर। ठीक है, उनमें दरवाजे लगे होते हैं। कुछ जगह गेहूं की टंकियां भी होती हैं, स्टील की टंकियां होती हैं। ठीक है, उनमें भी रखा जाता है। उनका कार्य ले लिया है। अब अन्नागार जो है खत्म हो गए हैं। गांव में आज भी देखने को मिलते हैं, जहां पर आज भूसा सुरक्षित रखा जाता है और अन्न भी सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के घरों पे जरूर होंगे ये। ठीक है, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश से जो तात्पर्य रखते होंगे उनके यहाँ जरूर होंगे। ठीक है,
आगे देखें, अन्नागार के साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा, कालीबंगा एवं लोथल से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अन्नागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा अन्नागार है मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे बड़ा अन्नागार कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा है, सबसे बृहद है बेटा ये। आगे देखेंगे हम लोग, कालीबंगा में नगर की प्राचीर से बाहर प्राक हड़प्पा काल के जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, इससे पहले क्वेश्चंस भी कराए हैं। कालीबंगा से क्या प्राप्त हुए हैं? जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बेटा। ठीक है, क्या प्राप्त होते हैं? जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया? जो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य हैं, कैसे हैं? जो विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य हैं। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक यही था बेटा, बहुधान्यदायक यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं पर धन धान्य प्राप्त होता है। यहाँ से प्राप्त खेत में ग्रिड पैटर्न की प्रतिधारियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि खेत कैसे होते थे मेरे बच्चे? समकोण पर काटते थे। इस प्रकार के खेत होते थे बच्चे, कैसे होते थे? समकोण पर काटते थे। ठीक है, यानी कि ग्रिड प्रणाली अपनाई गई है। कालीबंगा में एक ही खेत में दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी कि एक खेत है यहाँ पर, मान लीजिए एक ये कोई खेत है, यहाँ पर इतने में मान लीजिए गेहूं हो रहा होगा और इतने में जौ हो रही होगी। ठीक है, तो ये साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? कालीबंगा में। ठीक है, देखिएगा इसमें दिया जा रहा है चना तथा दूसरी गहराइयों में भी गेहूं प्राप्त होता है। इस प्रकार से बेटा ये प्राप्त होगा। अगला देखेंगे, पाकिस्तान के चोलिस्तान व मोहनजोदड़ो तथा भारत के बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, मिट्टी के हल प्राप्त कहां से हो रहे हैं? बनावली हरियाणा से प्राप्त हो रहे हैं। कहां से प्राप्त हो रहे हैं? बनावली। बनावली कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? हरियाणा में है। ठीक है, बनावली कहां पर है? ये हरियाणा में। यहाँ से क्या प्राप्त हो रहे हैं? मिट्टी के हल प्राप्त हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, मिट्टी के हल प्राप्त हो रहे हैं। सिंचाई हेतु बांधों का निर्माण किया जाता था। मोहनजोदड़ो में निर्मित बांध सबसे विशाल था। मोहनजोदड़ो में विशाल निर्मित बांध कैसा था? सबसे विशाल था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लोथल व रंगपुर से मृड मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। मेधा जी गुड इवनिंग बच्चे। मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होगी मेरे बच्चे? लोथल और रंगपुर से। कैसी प्राप्त होगी बेटा? मृद मूर्ति प्राप्त होगी। यहीं पर धान की भूसी भूसी भी लिपटी प्राप्त होती है बेटा, धान की भूसी भी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे, हड़प्पाई स्थल मेहरगढ़ से कपास की कृषि के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मेहरगढ़ से कृषि की कपास की प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट कहता है, यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सिंडन कहा है मेरे बच्चे। क्या कहा है? सिंडन कहा है। क्या कहा है? सिंडन कहा है। यूनानियों ने कपास को क्या कहा है मेरे बच्चों? सिंडन कहा है। ठीक है, क्या कहा है? सिंडन कहा है। अगला देखेंगे हम लोग, पशुपालन यानी कि आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसमें पशुपालन का क्या रोल था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का एक बड़ा महत्व था। जैसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कुबर वाले सांड पाए जाएंगे। देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर सांड दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्या मिलेगा? ये कुबर मिलेगा, यानी कि ऊपर एक उठा हुआ हिस्सा जो होता है वो किसका होता है? बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच मेधा जी, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मुख्यतः कुबर वाला सांड पाया जाएगा और बिना कुबर वाले बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, सुअर आदि पशुओं को पालतू बनाया जाता था। ठीक है, मुख्यतः कुबर वाले सांड बेटा क्या होंगे? मिलेंगे यहाँ पर। क्या होंगे? मुख्यतः कुबर वाले सांड यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, क्या पाए जाएंगे? कुबर वाले सांड। ये रहा बेटा कुबर वाला सांड बेटा, आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर हटा हुआ हिस्सा क्या होता है बेटा? कुबर होता है ये इसका। ठीक है, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। बहुत बढ़िया, कल मैंने बताया था बेटा कि यहाँ पर किस किस पशु का प्रमाण मिलता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे, सुअर और हाथी, इसके साक्ष्य प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा। अगला यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा
कि लोथल से हाथी के दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का एक स्केल प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत कैसे होते थे मेरे बच्चे? हाथी के दांत इस तरीके के होते हैं, ठीक है। हाथी दांत से सबसे ज्यादा चूड़ियां बनाई जाती हैं, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है बच्चे। हालांकि ये लाख की चूड़ियां जो है लाख की कीट से बनाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है मेरे बच्चे, हाथी के दांत से भी ये सब यहाँ पर क्या बनाया जाता है, चूड़ियां बनाई जाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे काली बंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त होती है, ठीक है। काली बंगा से क्या प्राप्त हुई है बेटा? ऊंट की हड्डियां। क्या प्राप्त हुई है? ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है, ठीक है। ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। राणा भूंडई से घोड़े के दांत और सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। वह मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्तियां प्राप्त हुई है, यानी कि मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। व्यापार और वाणिज्य कैसा होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार और वाणिज्य मुख्य रूप से यहाँ का कैसा था? अर्थव्यवस्था मुख्यतः वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। कैसी थी बेटा? वाणिज्य व्यापार पर आधारित थी। व्यापारिक जल व स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। व्यापार किससे किया जाता था बेटा? जल व स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था, ठीक है। किससे किया जाता था? जल व स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की एक बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। तस्नीम जी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पर देखेंगे मेसोपोटामिया से एक बड़ी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। लोथल से फारस की खाड़ी की ओर छोटी बेलनाकार मोहर प्राप्त होती है। बाह्य व्यापार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किससे होगा? मेसोपोटामिया से प्राप्त होगा बाह्य व्यापार। अफगानिस्तान से प्राप्त होगा मेरे बच्चे। अफगानिस्तान से हम लोग देखते हैं सोरा प्राप्त होता है हम लोग को, सोरा, अफीम, ठीक है। ये कहां से प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चे? अफगानिस्तान से। बहरीन, ठीक है, बहरीन से प्राप्त होगा बेटा। सुमेर से प्राप्त होगा। ओमान, ओमान से हम लोगों को व्यापार करेंगे, खाड़ी देश है। सीरिया, ठीक है, सीरिया। ये सभी देश कैसे हैं? ये सभी देश बाह्य व्यापार के कैसे हैं? ये अड्डे रहे हैं, यहाँ पर बाह्य व्यापार सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। मेसोपोटामिया से एक और अभिलेख प्राप्त होता है जिसे सुमेर स्थित अक्काड़ के प्रसिद्ध सम्राट सारगोन ने यह दावा किया है कि यह बहरीन और बलूचिस्तान और हड़प्पा सभ्यता के जहाज इस राजधानी में लंगर डालते थे। कोई मतलब नहीं है बेटा इसको पढ़ने का। इस अभिलेख से दिलवन बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है बेटा? बहरीन को उगता हुआ सूरज का देश कहा गया है। क्या कहा गया है? उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे बच्चे? उगते हुए सूरज का देश कहा गया है। किसको कहा गया है? दिलवन को, ठीक है। साफ सुथरे नगरों का देश या हाथियों का देश भी किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है बेटा, ठीक है। किसको कहा जाएगा? बहरीन का देश कहा जाएगा, यानी कि उगते हुए सूरज का देश कहा जाएगा, साफ सुथरे नगरों का देश कहा जाएगा और हाथियों का देश भी किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। बहरीन कहाँ पे? यानी कि बहरीन दिलवन। दिलवन क्या है? अभिलेख है बेटा। सर आप यही 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना बेटा? आप बताएं मेरे को कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ाना चाहिए। आप बता दें मेरे प्यारे बच्चे, मुझे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। मेरे बच्चे मेघा जल्दी से बता दें मेरी बिटिया, मुझे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, आप बता दें बेटा। आप सभी से मेरा एक निवेदन ये है, मुझे एक बात बताएं। मैं जल्दी ही वाईटी सेशन लेने वाला हूँ, यूट्यूब सेशन, ठीक है। मुझे जल्दी से बताएं बेटा, मैं वाईटी सेशन लेने वाला हूँ, यूट्यूब सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब सेशन लेने वाला हूँ। ये यूट्यूब सेशन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे, मुझे जल्दी से बता दें बेटा। जल्दी से बता दें मेरे प्यारे बच्चों। साइंस, यूट्यूब पर साइंस पढ़ाऊं बेटा मैं, ओके। और कोई विद्यार्थी बेटा, आप में से कोई और विद्यार्थी जल्दी से बताएं बेटा। सीडीपी, ये क्या होता है मेरे बच्चे, मुझे फुल फॉर्म बताएं एक बार जल्दी से। करंट ये सीडीपी का फुल फॉर्म बताएं मेरे बच्चे। सीडीपी क्या होता है?
बाल मूल विज्ञान, अरे मेरे बच्चे इसको छोड़ दीजिए इस सब्जेक्ट को, ठीक है। बाल मूल विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, ओके। बाल मनोविज्ञान मेरे बच्चे ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा, है ना। ये चाइल्ड डेवलपमेंट मेरा विषय नहीं है मेरे बच्चे। मैं मेंस का खिलाड़ी हूँ, आप लोग इसमें मत पढ़े मेरे को, ठीक है। मुख्य परीक्षा का खिलाड़ी हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे आंसर राइटिंग भी मैं ही कराऊंगा मेरे बच्चे। बाल मनोविज्ञान में मुझे मत फंसाओ, ठीक है। हाँ भाई, मैं खुद अभी बच्चा हूँ भाई, है ना। मैं क्या बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊंगा इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। मैं खुद छोटा सा बच्चा हूँ बेटा अभी, है ना। चलिए, टीचर वाले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। मेंस में जिस चीज के खिलाड़ी हैं, हाँ बेटा मैं मुख्य परीक्षा का खिलाड़ी हूँ, आप निश्चिंत रहें, मुख्य परीक्षा को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिएगा देखिएगा, आयात कौन कौन सी चीजें होती थी वो देखेंगे। मैथ पढ़ा दूं, अरे मेरे बच्चे मैथ पढ़ा रहे हैं आप मुझे। देखो बेटा, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो सब्जेक्ट तो कोई भी पढ़ा दूंगा, सब्जेक्ट का मुझे इश्यू नहीं है, लेकिन बेटा बाकी के शिक्षक भी अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ बेटा, थैंक यू सो मच, अच्छा बोलता हूँ, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आयात कौन कौन सी चीजें होती थी, निर्यात कौन कौन सी चीजें होती थी, जल्दी से देख लेते हैं बेटा। चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा, ये चीजें क्या होती थी, आयात होती थी। कहाँ से, अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। एक है लाजवर्द मणि, आप लोगों को दिख रही होगी लाजवर्द मणि, ये कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है बेटा, कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है। ये अफगानिस्तान के बदख्शां से क्या की जाती थी मेरे बच्चे, ये बदख्शां से क्या की जाती थी, आयात की जाती थी। अगला है तांबा और अलवास्ट। तांबा अलवास्ट राजस्थान के झुंझुनू जिले की खेतड़ी खान से लिया जाता था, तांबा और अलवास्ट। सोना जो होता था वो कर्नाटक के मैसूर जिले की हट्टी खान से लिया जाता था, कहां से, हट्टी खान से, ठीक है। हट्टी खान से लिया जाता था, कर्नाटक की मैसूर जिले की, ठीक है। फिर आगे देखेंगे निर्यात, तो निर्यात कहाँ से किया जाता था, तो वो हाथी दांत निर्यात किए जाते थे, सीप की वस्तुएं निर्यात निर्यात की जाती थी, मोती निर्यात किए जाते थे, अनाज निर्यात किए जाते थे, कपास निर्यात किया जाता था और मयूर निर्यात किया जाता था, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। तो कौन कौन सी मेरे बच्चे देखिएगा, आयात कौन कौन सी चीजें होती थी, चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा। यहाँ पर देखेंगे लाजवर्द मरी होती थी, तांबा और अलवास्ट किया जाता था, कहां से, खेतड़ी। मैंने प्रश्न आज पूछा भी था कि खेतड़ी खदान से, आज मैंने जो इतिहास की क्विज चलाई थी वाईटी पर, यूट्यूब पर, वहां पर खेतड़ी की जो खदान थी, खेतड़ी की खदान से सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त किया जाता है। खेतड़ी से मुझे याद आता है कि खेतड़ी के राजा ने, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू बेटा, बेटा जी थैंक यू सो मच। खेतरी के राजा जो थे उन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को क्या किया, नहीं, क्या ये सही है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था, जल्दी से बताएं मेरे बच्चे, जल्दी, बहुत बढ़िया, शानदार, जी सर, ठीक है। राजा राम, मेरे मुंह से निकल गया भाई, मेरे मुंह से फिसल गया, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन जब वो निकल गया बेटा, है ना। अकबर सेकंड ने, नो, अकबर सेकंड ने, यस, यस बेटा, ठीक है। अकबर द्वितीय ने कहा है बेटा, ठीक है। अकबर द्वितीय ने दिया है मेरे बच्चे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित, ठीक है। किसने किया है, अकबर द्वितीय ने, बहुत बढ़िया, मेरी जुबान फिसल गई मेरे बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यातायात के साधन कौन कौन से थे, तो यातायात के साधन हम लोगों को मिलेगी बेटा, एक इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी मिलेगी। इक्का गाड़ी में क्या होगा मेरे बच्चे, दो बैल लगे होंगे, और बैल कैसे करेंगे, आप लोगों ने गांव में, नहीं मेरे बच्चे, हाँ, स्वामी विवेकानंद से सम्मानित है बेटा। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या नाम है, अजीत सिंह, ठीक है। क्या नाम मिलता है मेरे बच्चे, आदित्य अजीत सिंह नाम मिलता है। इन अजीत सिंह को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपके पुत्र जल्दी ही पैदा हो जाएगा। इस बात से लेकर के जब इनको पुत्र पैदा हो गया था, तो उसके बाद में इन्हें स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि से सम्मानित किया था खेतड़ी के महाराज ने, अजीत सिंह नाम मिलता है हम लोग को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, ठीक है।
चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल का था, जो एक ज्वारीय बंदरगाह था बेटा। हड़प्पा सभ्यता में देखिएगा इक्का गाड़ी प्राप्त होती है मेरे बच्चे, 2 बैल मिलेंगे बेटा। यहाँ पर कैसे क्यों मिलेंगे? 2 बैल मिलेंगे और बैलों के बीच में क्या लगी होगी मेरे बच्चे? बैलगाड़ी लगी होगी या इक्का गाड़ी लगी होगी। इसी को इक्का गाड़ी बोला जाता है बेटा, ठीक है। 2 आगे बैल बनी होंगी और 4 पीछे इसके टायर लगे होंगे। आप लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी जरूर, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे फिर देखेंगे बाह्य व्यापार में नावों का प्रयोग किया जाता था। जो बाहर से व्यापार होता था उसमें नावों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखेंगे हड़प्पा और चमूदड़े से कहां से कि इक्का गाड़ी का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। और लोथल से पक्की मिट्टी की नाव प्राप्त होती है। साथ में मोहनजोदड़ो से मोहर में अंकित नाव का साक्ष्य प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से मोहर में अंकित नाव का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था मेरे बच्चे? तो वो था लोथल। कौन सा था? लोथल था मेरे बच्चे, ठीक है। लोथल एक कैसा था? ज्वारीय बंदरगाह था बेटा। कैसा था? ज्वारीय बंदरगाह था मेरे बच्चे, ठीक है। लोथल कैसा था? ज्वारीय बंदरगाह था। और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा प्राप्त होता है? लोथल प्राप्त होता है। क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और अपने सभी विद्यार्थियों का प्लीज प्लीज क्या कीजिएगा। हाँ बेटा, टेलीग्राम चैनल आप लोग प्लीज जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा प्लीज। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। हाँ बच्चे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। मैंने आप लोगों को लिंक भेज दी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो कि कैसा था? एक ज्वारी बंदरगाह होता है बेटा, ठीक है। ज्वारी बंदरगाह था। अब देखेंगे बेटा माप तौल। अब आएंगे हम लोग माप तौल के आधार पर। तो माप तौल पे क्या किया जाएगा बेटा? माप तौल में सीप के बांट बेटा। सीप जो होता है समुद्र से प्राप्त होता है, इसके बांटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। आज के बांट कैसे होते हैं मेरे बच्चे? लोहे के होते हैं, ठीक है। लोहे के होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में बांट कैसे होते थे? सीप के होते थे, ठीक है। और हाथी दांत का स्केल का प्रयोग किया जाता था। हाथी दांत का क्या किया जाता था? स्केल होता था। कल क्लास क्यों नहीं हुई मेरे बच्चे? मंजीत, क्लास इसीलिए नहीं हुई थी मेरे बच्चे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू ये आ गया था कि मैंने एक क्लास क्या हुई थी, ओबीएस पर चला दी थी बेटा, ठीक है। ओबीएस पर चला दी थी और ओबीएस और अनअकैडमी दोनों पर पैरेलली क्लास चल गई थी मेरी, ठीक है। इस वजह से मुझे ब्लॉक कर दिया गया था सिस्टम से, और वहां से ब्लॉक होने के उपरांत मेरा सिस्टम फिर से रीओपन हुआ है, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। अब डेली क्लासेस हुआ करेंगी, निश्चिंत रहें बेटा, ठीक है। आपको अब कोई समस्या नहीं आया करेगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्लास लें, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त होता है? सीप का बांट प्राप्त होता है। लोथल से हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है, ठीक है। गणना में मुख्यतः 16 का संख्या का गुणक किया गया है, यानी कि 16, 16 दूनी 32, 16 16 48, 16 64, 16 पंजी 80, इस तरीके से प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे शिल्प और उद्योग क्या कहता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग था बेटा। कौन सा था? वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था मेरे बच्चे? महत्वपूर्ण उद्योग था वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। वहीं पर मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में दो उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? दो उपकरण मिले हैं, जिस पर सूती वस्त्र क्या हुआ है मेरे बच्चे? लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? सूती वस्त्र लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है। मुझे एक सेकंड का टाइम चलिए। सूती वस्त्र लिपटा हुआ प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। उस्तरा आप लोग समझते हैं उस्तरा क्या होता है? उस्तरा होता है जिससे बार्बर जो होते हैं, बार्बर, बार्बर कौन होते हैं? बार्बर जो होते हैं मेरे बच्चे, यानी कि नाई समुदाय जो होता है वो बाल बनाता है, ठीक है।
हाँ मेरे बच्चे, ठीक है। इसको आधुनिक में यदि महिलाओं की कहा जाए तो ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी पार्लर भी कहा जाता है बच्चे, ठीक है। शिल्प उद्योग में शंख, सीप, हाथी दांत, सैल खड़ी, मिट्टी, धातु, प्रस्तर की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये भी चर्चा हुई है बेटा। आगे देखेंगे शिल्प उद्योग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र कौन सा प्राप्त होता है? वस्त्र उद्योग है, ठीक है। शिल्प उद्योग वस्त्रों सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग को कहा गया है। किसको कहा गया है? वस्त्र उद्योग को कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर सूती वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने बताया था आप लोगों को सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बेटा। आगे देखेंगे हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है? चलिए, क्या अभी सही आ रहा है? मुझे जल्दी से बताएं एक बार। अभी ठीक है? अभी ठीक है क्या? प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं अभी ठीक है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, अभी ठीक है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा, अभी ठीक है क्या? जल्दी से मुझे बताएं। क्या परेशानी आ रही है मेरे बच्चे? मंजीत जी क्या समस्या आ रही है बेटा? बेटा शहादत जी बढ़िया हूं, मैं बढ़िया हूं। 8:30 बजे से मेरी एक और क्लास होने वाली है ना। 8:30 बजे से मेरी एक और क्लास हो जा रही है। प्लीज आप लोग उस क्लास को जरूर लें, ठीक है। प्लस कैटेगरी में क्लास होने वाली है। तस्नीम जी, बेटा आप प्लस प्लस क्लास में हैं क्या? मुझे बताएं एक बार। मुझे जल्दी से बताएं बेटा, आप प्लस क्लास में हैं क्या? नहीं बेटा, मुझे कोई किडनैप नहीं कर रहा है, चिंता ना करें, ठीक है। मुझे जल्दी से बताएं, आप प्लस क्लास में हैं क्या? प्लस क्लास में है क्या? मुझे जल्दी से कमेंट कर दें मेरे प्यारे बच्चे। मेरी वॉइस आप लोगों तक जा रही है क्या? जल्दी से बताएं पहले। हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? तो बेटा मुझे बताएं ना प्लीज आप लोग। मेरी 8:30 बजे से क्लास है, आप लोग प्लीज उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अभी मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि बेटा 3